गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे द इन्वायरमेंट। तो द इन्वायरमेंट में हम लोग बेसिकली यहाँ पर पढ़ेंगे इन्वायरमेंट का जो कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, तो इन्वायरमेंट के बारे में आप लोग को सबको पता है। तो इन्वायरमेंट का जो कंपोनेंट्स है, इन्वायरमेंट के अंदर क्या रहता है, बेसिकली दो कंपोनेंट्स रहता है, एक नेचुरल इन्वायरमेंट और एक ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। तो फिर या फिर नेचुरल, इसे हम लोग कह सकते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट भी। तो ये फिजिकल इन्वायरमेंट और मैन मेड जो इन्वायरमेंट है, ये दोनों मिल के इन्वायरमेंट फॉर्म होता है। ठीक है, अगर मान लो ये इन्वायरमेंट है तो इसके अंदर क्या क्या रहेगा, नेचुरल या फिर फिजिकल इन्वायरमेंट, उसके साथ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ठीक है, ये मिल के क्या होगा, इन्वायरमेंट फॉर्म होगा। ये हो गया आपका इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इन्वायरमेंट को जब हम लोग क्या करेंगे, उसके कंपोनेंट्स जो है उसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो दो हिस्सा आएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा इन्वायरमेंट, इसको डिवाइड किया हम लोगों ने। तो पहला जो आया वो है नेचुरल इन्वायरमेंट और दूसरा बी जो है वो है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। तो नेचुरल इन्वायरमेंट जो है उसको फिर दो हिस्से में बांटा जाता है। वो क्या है, फिजिकल इन्वायरमेंट और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो फिजिकल इन्वायरमेंट जो है उसमें कंपोनेंट्स है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। और बायोलॉजिकल जो है उसमें है बायोस्फीयर और इकोसिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे फिजिकल इन्वायरमेंट। तो फिजिकल इन्वायरमेंट में सबसे पहले क्या है, एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एटमॉस्फेयर क्या है, तो ये कंपोनेंट्स जो फिजिकल इन्वायरमेंट्स के कंपोनेंट्स का जो पिक्चर दिया गया है, ये पिक्चर में देखिए। तो यहाँ पर एयर के अराउंड में जो लेयर है इसे हम लोग कहेंगे एटमॉस्फेयर। यानी कि यहाँ पर ये जो पोर्शन है, यहाँ पर क्या रहता है, एयर रहता है। तो सराउंडिंग एयर, तो वो हो गया एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो द थिन लेयर ऑफ एयर surrounding the earth is called the atmosphere. This thin layer consists of a mixture of gases, dust and water vapor. और ये एटमॉस्फेयर जो है इसमें क्या क्या रहता है, गैसेस रहता है, जैसे कि N2, O2, CO2, उसके बाद मेनी अदर्स गैसेस। उसके साथ साथ रहता है क्या, वाटर वेपर। उसके बाद एंड डस्ट। ठीक है, ये मिलके हो गया एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर के अंदर रहता है कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर। द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड अराउंड द अर्थ बाय द पुल ऑफ इट्स ग्रेविटी। ठीक है, जिसे कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंज इन वेदर एंड क्लाइमेट। और ये एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेयर की क्या होता है, एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर जो चेंज होता है, एटमॉस्फेयर चेंज के ऊपर क्या होता है, डिपेंड करता है वेदर और क्लाइमेट जो है उसका चेंजेस। तो अभी हम लोग आएंगे, द एटमॉस्फेयर इज एक्सट्रीमली यूजफुल टू अस इन मेनी वेज। तो ये जो एटमॉस्फेयर है ये हम लोग के लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसका यूजेस जो है, यूजफुल का जो वेज है वो क्या क्या है। सबसे पहले लिविंग्स बीइंग्स नीड्स ऑक्सीजन फॉर सर्वाइव।
ठीक है। लिविंग थिंग्स है या फिर बीइंग्स, उन लोगों को ऑक्सीजन चाहिए ब्रीथिंग के लिए, तो वो हम लोग कहाँ से पाते हैं? एटमॉस्फेयर से। ठीक है। उसके बाद नंबर 2, प्लांट्स नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स जो है, ठीक है, प्लांट्स को क्या चाहिए? खाना बनाना, जो उन लोग का जो प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग, वो है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए उन लोग के लिए एक एसेंशियल पार्ट है, वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। वो भी एटमॉस्फेयर से ही मिलता है। इट ट्रैप्स द हीट रेडिएशन बाय द सन एंड कीप इट कंफर्टेबल वार्म। उसके बाद ये क्या है यहाँ पर? सन। तो सन से वो हीट को ऑब्जर्व करता है। करने के बाद जितना तक वो कुछ ऑब्जर्व कर लेता है, उसके बाद थोड़ा बहुत हिस्सा यानी कि कंफर्टेबल जो होता है वो हम लोग के यहाँ पर यानी कि लिथोस्फीयर के ऊपर वो देता है। ठीक है। उसके बाद इट सेव अस फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन ऑफ द सन। उसके बाद सन का जो हार्मफुल रेडिएशन होता है, ठीक है, वो हार्मफुल रेडिएशन से हम लोग को बचाता है। तो ये क्या हो गया हम लोग का एटमॉस्फेयर। अभी हम लोग आएंगे सेकेंड जो है वो है हाइड्रोस्फीयर, यानी कि वाटर का एरिया जो है ये हो गया हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर क्या है? द डोमेन्स और रिम्स ऑफ वाटर्स ऑन द अर्थ इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर, यानी कि वाटर हिस्सा जो पानी का, ठीक है, हिस्सा जो है उसे हम लोग कहेंगे हाइड्रोस्फीयर। इट कवर नियरली 3/4 ऑफ द अर्थ। अगर अर्थ हो गया, इसको 4 हिस्से में बांटेंगे। उसमें 3 जो पार्ट है, 3 पार्ट ही क्या है? वाटर से घिरा हुआ है, यानी कि 3/4। ठीक है। ये क्या है? वाटर से भरा हुआ है। तो इसीलिए अर्थ जो है, अर्थ को कहा जाता है ब्लू प्लैनेट्स, यानी कि वाटर का कलर जो है वो ब्लू है। इसीलिए सारा का 4 पार्ट्स में 4 पार्ट्स जो है, 4 पार्ट्स का 3 पार्ट्स ही जो है वो वाटर से घिरा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग ब्लू प्लैनेट्स कहेंगे, यानी कि अर्थ को हम लोग ब्लू प्लैनेट्स कहते हैं। वाटर इज फाउंड इन ऑल 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। वाटर जो है, वाटर 3 फॉर्म में रहता है। सबसे पहले सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैसेस, गैस, यानी, ठीक है। तो ये 3 फॉर्म में रहता है। सॉलिड जो है वो क्या है? आइस। लिक्विड जो है वो है वाटर, नॉर्मल वाटर, या ठीक है। गैस जो है वो वाटर वेपर। तो ये 3 फॉर्म में रहता है वाटर। तो इट इज फाउंड एज सॉलिड आइस इन ग्लेशियर। ठीक है। सॉलिड जो फॉर्म है वो हम लोग ग्लेशियर में, यानी कि आइस के रूप में हम लोग को मिलता है। और ग्लेशियर क्या है? आइस शीट। इट इज़ फाउंड एज लिक्विड वाटर इन ओशियन रिवर। ठीक है। ओशियन रिवर जो है उसमें हम लोग इसका लिक्विड फॉर्म को पाते हैं। उसके बाद वो क्या होता है? अंडरग्राउंड वाटर भी रहता है और पॉन्ड्स में भी रहता है। एज वाटर वेपर इट इज़ प्रेजेंट इन द एटमोसफियर। और वाटर वेपर जो है वो एटमोसफियर के अंदर में रहता है। ठीक है। उससे बाद में वो क्या होता है? क्लाउड फॉर्म होता है। तो thus 3 forms keep on changing from one form to the other in a consist movement called water cycle। और ये जो 3 फॉर्म है, ये 3 फॉर्म क्या होता है? एक ये सॉलिड से हो गया लिक्विड, लिक्विड से फिर गैसेस, ठीक है। उसके बाद गैस से वो हो गया क्या? यानी कि वाटर वेपर जो हो, वाटर वेपर से वो बारिश होगा, बारिश होने के बाद वो फिर हिल रीजन में, ग्लेशियर एरिया में जब होगा तो क्या होगा? टेम्परेचर कम एरिया में होगा तो सॉलिड फॉर्म में होगा। फिर वो
टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण वो लिक्विड हो जाएगा। ऐसे करके उसका क्या होता है, एक साइकिल होता है। इस साइकिल को हम लोग कहेंगे, यानी कि वाटर जो है, वाटर का एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में चेंजेस होता है, इसे हम लोग कहेंगे वाटर साइकिल। उसके बाद आएगा लास्ट जो क्वेश्चन है हम लोग का, वो है लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द क्रस्ट, यानी कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जब हम लोग पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में देखिए ये एक अर्थ है, तो इसे करके हम लोग अगर काटेंगे तो ये जो बाहर का पोर्शन है ना, ये हो गया क्रस्ट, ठीक है। और ये जो है ये हो गया मेंटल। इसके ठीक भीतर जो है वो है आउटर कोर, और उसकी पूरा अंदर जो है वो है इनर कोर, यानी कि कोर एरिया। ये एरिया हो गया कोर, ये मेंटल, और ये बाहर का जो हिस्सा है, ठीक है, लिथोस्फीयर, वो है क्रस्ट, यानी कि वो लिथोस्फीयर, तो फिर उसे हम लोग कह सकते हैं क्रस्ट भी। तो इट इज मेड ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर विथ अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। और ये जो हिस्सा है इसमें क्या रहता है, सॉइल रहता है, तो सॉइल का वो लेयर है, विच इज ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ एंड इट्स सर्वाइवल। उसके बाद यहाँ पर वो पेड़ पौधों के लिए या फिर हम लोग के एग्रीकल्चर के लिए मिट्टी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये हो गया हम लोग का फिजिकल इन्वायरमेंट। तो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट जो है, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में क्या है, बायोस्फीयर और क्या है, इकोसिस्टम। तो बायोस्फीयर कौन सा है? बायोस्फीयर अभी देखो ये पिक्चर जो है, इसमें ये जो हिस्सा है यानी कि प्लांट्स, यानी कि लिविंग थिंग्स जो है, यहाँ पर जो भी लिविंग थिंग एग्जिस्ट होता है, इसे हम लोग कहेंगे बायोस्फीयर, ठीक है। और इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम यानी कि बायोसिस्टम में जो एक चेन रहता है, कैसा? पहले मानो प्लांट्स, यहाँ पर देखते हैं हम लोग, प्लांट्स, प्लांट्स को खाता है कौन? मानो कि फर्स्ट कंज्यूमर, उसके बाद सेकंड कंज्यूमर, उसके बाद थर्ड कंज्यूमर करके एक क्या होता है, चेन होता है। ये जो चेन है इसे हम लोग कहेंगे इको सिस्टम, या फिर इस चेन में जो, यानी कि एक पॉन्ड है, अच्छी तरह से समझ लो, एक क्या है, पॉन्ड है। पॉन्ड के अंदर क्या होता है, पानी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, मछली है, ठीक है। मछली के बाद फिश है, फिश को फिश के बाद और भी बहुत सारा चीज़ इसके जो इससे रिलेटेड जो भी चीज़ एक साथ रहता है, हैबिटेट होता है, उसे हम लोग कहेंगे इको सिस्टम। यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन अ पार्टिकुलर एरिया हैव adopted themselves, thus living space are called their habitats, ठीक है। जहाँ पर वो लोग हैबिटेट होते हैं यानी कि रहते हैं, उसे हम लोग कहेंगे हैबिटेट। Hence they depend on their immediate surrounding and often are also depend on each other। और ये वो लोग जो रहते हैं वो लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। Thus the units made of plants, animals and microorganisms, biotic factors in an area working together with non-living physical abiotic factors of the environment form an ecosystem। तो इसमें
बायोटिक एडबायोटिक एक दूसरे के साथ वो रिलेटेड जो एक चेन, ठीक है, बनाता है, उसे हम लोग कहेंगे इकोसिस्टम। तो इसके बाद जो है वो है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। तो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट जो है, जो इन्वायरमेंट ह्यूमन मेड यानी कि ह्यूमन जो इन्वायरमेंट को बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट जो है उसको दो हिस्से में बांटा गया है। एक बिल्ड इन्वायरमेंट यानी कि हाउस, रोड, ब्रिज, डैम एक्सेट्रा, ये जो है वो और भी है। तो ये जो है ये ह्यूमन ने क्या किया है, बिल्ड किया है। तो ये हो गया ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट का बिल्ड इन्वायरमेंट। उसके बाद सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट यानी कि हम लोग का जो फैमिली है, फैमिली में हम लोग क्या होते हैं, ढेर सारा मेंबर्स जो है वो लोग एक साथ रहते हैं, तो वो हो गया सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट, फैमिली, कम्युनिटी, सोसाइटी, ठीक है, ये सब हो गया हम लोग का सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट। तो आज की क्लास में इतना ही।